नमस्कार। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। यानी ईश्वर या माधव की अगर कृपा हो जाए तो एक मूक व्यक्ति यानी जो बोल नहीं सकता वो बोलने लगता है, और एक अपंग व्यक्ति जिसके पैरों में जान ना हो वो पर्वत भी चढ़ सकता है। इस अभिप्राय को मैंने अपने जीवन में न केवल देखा है, महसूस किया है, बल्कि उतारा है। डॉक्टर B.K. सायंगर यानी हमारे गुरुजी के अभ्यास और प्रयास से योग को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया वो एक अद्भुत कार्य है। उन्होंने तमाम ऐसे दुष्कर आसनों को, जिनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है योग में, ऐसी आसानी से करना सिखाया, करना बताया कि हर प्रकार का व्यक्ति ये काम कर सका और उसके अद्भुत उपाय, उसके अद्भुत गुणों को अपने जीवन में अनुभव कर सका। इसी प्रयास के जरिए हम आपको आज शीर्षासन एक अद्भुत तरीके से सिखाने जा रहे हैं। ये तमाम उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी भी शीर्षासन नहीं किया है मगर करना चाहते हैं। उसकी तैयारी कैसे की जाए और क्या करें कि गर्दन पे कोई जोर ना आए, कैसे करें कि हम उसको थोड़ी अवधि तक के लिए रख सकें ताकि उसका असर हो सके, ये सब हम आज आपको अपने इस एपिसोड में दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं वैसा शीर्षासन जो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कभी नहीं किया है। हालांकि हम आपको शीर्षासन करना पहले बता चुके हैं, मगर ये उन तमाम लोगों के लिए है जो पहले कभी नहीं कर चुके हैं, या ये कहिए कि जिनको बहुत जल्दी शीर्षासन सीखने की जिज्ञासा है। तो चलिए सीखते हैं शीर्षासन। पिछले एपिसोड में हमने आपको शीर्षासन करना सिखाया। इस एपिसोड में हमारा ये प्रयास है कि हम उन्हें भी शीर्षासन सिखाएं जो बिल्कुल रॉ बिगिनर हैं या जो डरते हैं, जिन्हें ये डर है कि कहीं उनकी गर्दन में चोट न लग जाए या वो फिसल के गिर न जाएं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको अपने हाथों की पोजीशन कैसे बनानी है शीर्षासन में, क्योंकि वही आपका आधार है, और अगर आधार आपका स्टेबल है तो शीर्षासन कोई कठिन काम नहीं है। तो संदीप हमको पहले दिखाएंगे कि कैसे शीर्षासन में हाथ रखना। आप देख सकते हैं कि एक स्टिकी मैट है जिस पे हमने 3 फोल्ड ब्लैंकेट रखा है, और उस स्टिकी मैट के एज पर संदीप ने अपने सेंटर ऑफ द एल्बो को प्लेस किया और फिर दोनों एल्बोज पकड़ी ताकि दोनों एल्बो की डिस्टेंस और 2 कंधों की डिस्टेंस एक बराबर हो। उसके बाद संदीप आप दिखाएं कि कहाँ आपके शीर्ष का मध्य है। तो आप अपनी मिडिल फिंगर और थंब का एक सर्कल बनाते हैं, और वो जहाँ आपकी 2 मिडिल फिंगर जुड़ती हैं वो शीर्ष का मध्य है। संदीप थोड़ा सा और आगे लीजिए अपनी दोनों मिडिल फिंगर को, थोड़ा सर पे आगे। जी, ये एकदम करेक्ट पोजीशन है। इस पोजीशन को आप महसूस करेंगे क्योंकि यही शीर्ष का हिस्सा आप ज़मीन पे रखेंगे। उसके बाद आप सिर के शीर्ष को रखने से पहले आप ये ज़रूर आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ आपके 2 रिस्ट के कॉर्नर्स हैं। तो आउटर रिस्ट कॉर्नर जो है वो शीर्षासन की स्टेबिलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उसे आप भली प्रकार देख लीजिए, संदीप आपको दिखा रहे हैं, और वो आप परपेंडिकुलर रख के फिक्स करेंगे अपने स्टिकी मैट के ऊपर। फिर ब्लैंकेट के नीचे
आप अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और टिप ऑफ द थंब को जोड़ेंगे और इसके बाद आप शीर्ष के मध्य को इस ब्लैंकेट के ऊपर स्थापित करेंगे और जब आप रखेंगे तो ध्यान रखिए कि आपका हेड जो है वो ज़मीन से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के कोण पे हो। इसको चेक करने के लिए आप ये याद रखिएगा कि आपके दोनों कान ज़मीन से 90 डिग्री पे होंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख सकते हैं पीछे से कि संदीप की बैक ऑफ द नेक कितने स्पेस पे है, यानी आपकी नेक पे कहीं कोई स्ट्रेन है ही नहीं अगर आपने अपने हाथ का ट्राइपॉड ठीक से बनाया। ये बनाने के बाद आप एल्बोज को दबाएंगे और कंधे के सेंटर को उठाएंगे और फिर आप अपने नीज को उठाएंगे और आगे की ओर दोनों पैरों से चलेंगे। कब तक चलें? जब तक कि आपकी रीढ़ की हड्डी ज़मीन से समानांतर ना हो जाए। ये रीढ़ की हड्डी देख के ही एक शिक्षक भांप जाता है कि इस विद्यार्थी का शरीर अब शीर्षासन में जाने के लिए तैयार है या नहीं। ये तैयारी हम लोग अपने विद्यार्थियों से कुछ सप्ताह तक कराते हैं ताकि आप अपनी स्पाइन को उठाना सीखें, स्टेबलाइज करना सीखें और बिना भय के इसके अगले स्टेप को कर सकें। मैं संदीप से कहूँगी कि अब आप इस स्टेप से वापस आएँ, नीज नीचे और वीरासन में बैठ जाएं। अब हम देखते हैं कि जब आपने हाथ की स्टेबल पोजीशन सीख ली तो उसके बाद शीर्षासन में कैसे जाते हैं। रुबीना अब आपको दिखाएंगी, उन्होंने स्टिकी मैट को अगेंस्ट द वॉल किया है और ये इसलिए किया है कि आपको भय ना रहे कि अगर मैंने किक किया तो या जंप किया तो कैसे होगा। इन्होंने भी अपने हाथ को वैसे ही पोजीशन किया है, आउटर इज दबाई है और सेंटर ऑफ द क्राउन ऑफ द हेड को ब्लैंकेट पे स्टैब्लिश किया। करने के बाद उन्होंने चलना शुरू किया और तब तक चली जब तक कि पीठ दीवार से टच ना करने लगी। एक बार आपको सपोर्ट मिल जाता है तो आपको डर नहीं लगता। फिर दोनों पैर मोड़ के किक करते हुए आप दीवार को छुएंगे। जैसे ही दीवार आपके संपर्क में आई, यू फील कॉन्फिडेंट एंड कीप योर एल्बोज वेरी वेरी स्टेबल ऑन द फ्लोर। फिर आप अपने इनर ग्रोइन से इनर हील को खींचिए, बैक ऑफ द हील को टाइट कीजिए और धीरे धीरे अभ्यास कीजिए जैसे रुबीना कर रही हैं कि बटक बोन्स दीवार से धीरे धीरे अलग होने लगें ताकि आप वापस एवोल्यूशन की तरफ चलें। वरना मैं आपको एक बार फिर दिखाती हूँ। रुबीना, टेक योर बटक बोन्स टू द वॉल। ये हुआ स्टेज 1 जहाँ एक स्टूडेंट पूरी तरह से दीवार पर निर्भर है। स्टेज 2 की आप धीरे से पैर वहीं लगे रहने दीजिए एड़ी, लेकिन बटक बोन और टेल बोन को दीवार से धीरे धीरे अलग करना शुरू कीजिए। ये बिल्कुल बच्चे की परवरिश की तरह है कि आप पहले उंगली देते हैं, फिर धीरे धीरे उंगली छोड़ते हैं, फिर बच्चा उठने लगता है। ऐसे ही इसमें शरीर भी उठने लगता है और फिर उतरने के लिए वही क्रिया होगी कि आप पैर मोड़ेंगे, थाइज एब्डोमेन की ओर ले जाएंगे और स्लोली वापस उतर आएंगे। उतरने के बाद आप वीरासन करेंगे जो हम आपको हमेशा बताते आ रहे हैं ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल हो जाए। ऐसा करने से आपको कतई चक्कर नहीं आते, कोई वर्टिगो नहीं होता और एक बार जब आपकी ब्रीदिंग और सर्कुलेशन आपको लगे कि नॉर्मल हो गया है तो आप उठ के पुनः ताड़ासन में खड़े हो सकते हैं। इस तरह से एक बिगिनर को अपने शीर्षासन की शुरुआत करनी चाहिए, मगर एक अच्छे टीचर या गुरु के अंडर ऑब्जर्वेशन। यूँ तो हम आपको शीर्षासन पर एक एपिसोड दिखा चुके हैं, मगर आप सभी को हमने बताया था कि शीर्षासन को हम फादर ऑफ द आसना कहते हैं, यानी ये पिता तुल्य हैं। शीर्षासन एक गूढ़ आसन है, कठिन आसन है और इसके कई प्रकार हैं, यानी कई वेरिएशन हैं। समय के अभाव के कारण हम आपको सारे वेरिएशन तो दिखा और सिखा नहीं सकते, मगर हमारा प्रयास है कि हम 1 और 2 चुनिंदा वेरिएशन आपको दिखाएं भी और सिखाएं भी। अब हम आपको शीर्षासन में एक ऐसा वेरिएशन दिखाने जा रहे हैं जो थोड़े से अभ्यास के बाद आसानी से किया जा सकता है। तो संदीप, पहले आप शीर्षासन में जाइए। इसे हम एक पाद शीर्षासन कहते हैं। इसमें हम शीर्षासन में पहले जाते हैं और शीर्षासन में जाने की प्रक्रिया वैसी ही है जो हम आपको पिछले एपिसोड में दिखा चुके हैं। एक बार आप शीर्षासन में पहुंच गए और आपने अपने को स्टेबलाइज कर लिया। ज़रूरी है कि शीर्षासन में केवल पहुंच जाएं ऐसा ही नहीं, आप उसमें व्यवस्थित हो जाएं और आपको स्टेबिलिटी का एहसास हो। एक बार स्टेबल हो जाते हैं तो आप अपने दोनों पैरों को तानेंगे, बैक ऑफ द हील को एक्सटेंड करेंगे। हालांकि आपकी बैक ऑफ द हील हवा में है, लेकिन आपको बैक ऑफ द हील एक्सटेंड करनी है। अपनी बटक बोन से बैक ऑफ द हील को बहुत ही ताकत के साथ एक्सटेंड कीजिए। इनर ग्रोइन से इनर हील्स को एक्सटेंड कीजिए और दोनों पैर के अंगूठों के अंदर के कोर जुड़े रहें। फ्रंटल थाइज आउटसाइड इन
घूमें, ये आपकी स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर आप अपने कंधों पर ध्यान दें और एल्बोज़ पे ध्यान दें कि आपकी एल्बोज़ एक ही लाइन पे होनी चाहिए। उनको दबाते हुए कंधे को आप ऊपर उठाएंगे ताकि शरीर का भार आपकी गर्दन पर ना पड़े। ऐसी स्थिति में, यानी इस स्टेबल स्थिति में आने के बाद आप एक एक पैर करके नीचे लाएंगे। तो पहले राइट लेग को आप लाते हैं नीचे, और जब आप राइट लेग नीचे लाते हैं तो आपकी बैक ऑफ द हील बहुत एक्सटेंड होनी चाहिए और राइट फ्रंटल थाई आराम से सक कीजिए, बहुत स्ट्रांगली सक कीजिए ताकि थाई का लोड आपके ऊपर ना आए। अगर आप नीचे तक जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके पैर के अंगूठे ज़मीन को छुएंगे। अगर नहीं तो मध्य अवस्था में भी रह सकते हैं और फिर इनहेल करते हुए अपनी राइट थाई को उठाते हुए आप ऊपर आएंगे। ऐसी अवस्था में दूसरे पैर की थाई और दूसरे पैर की एड़ी पर भी वही काम करेंगे ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, और एक बार अपने को फिर स्टेबलाइज करेंगे ताकि आप दूसरी बार लेफ़्ट साइड करने के लिए भी तैयार हो जाएं। और यही क्रिया आप संदीप लेफ़्ट पैर से भी करके दिखाएं कि आपने लेफ़्ट थाई को सक किया, लेफ़्ट बैक ऑफ द हील को एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करते हुए आप नीचे आए। इधर आपने अपनी राइट थाई को स्टेबल बनाया है, राइट बैक ऑफ द हील को स्टेबल बनाया है संदीप। राइट फुट को सीधा कीजिए संदीप, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप अंदर की ओर लें उसे, और फिर इनहेल करते हुए लेफ़्ट फ्रंटल थाई को टाइट करते हुए आप अपने पैर को ऊपर लाएंगे। एक बार अपने को फिर स्टेबल करेंगे। एक बार स्टेबिलिटी आना हर एक क्रिया के बीच में अनिवार्य है, वरना वज़न आपकी गर्दन में आ सकता है। और फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को आप ज़मीन पे लाएंगे। सीधे पैर सहित आ सकते हैं, आप पैर मोड़ के भी आ सकते हैं। और एक बार शीर्षासन से उतरने के बाद आप ज़रूर अधोमुख वीरासन करते हैं, यानी आपका सर ज़मीन पर टिकाया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि आपकी स्पाइन और फोरहेड दोनों ज़मीन पर टिके। आपके रुधिर का संचार, जो गशिंग ब्लड आपके हेड में गया है, वो ट्रैंक्विल हो, क्योंकि अब आप टुवर्ड्स द फ्लोर हैं। इस तरह से जब आप करके उठते हैं तो आपको चक्कर आना या एकदम से झटका लगना ऐसा नहीं होता है। तो ये इस तरीके से शीर्षासन को आप समाप्त करेंगे, न कि एकदम से झटके से छोड़ा और चले यार। उसके बाद आप उठ सकते हैं और संदीप वीरासन में बैठ सकते हैं और फिर ताड़ासन में वापस पुनः खड़े हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप शीर्षासन में बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं और वापस निकलते हैं। अब हम आपको शीर्षासन का एक दूसरा प्रकार दिखाएंगे जिसे हम कहते हैं पार्श्व शीर्षासन। ये देखने में आपको बहुत कठिन लगेगा और हमने आपसे कहा है और वायदा किया है कि हम हर आसन का आपको एक इम्प्रोवाइजेशन भी दिखाएंगे, तो हम वो भी दिखाएंगे। पर चलिए उससे पहले हम पार्श्व शीर्षासन देखते हैं और सीखते हैं। अब हम आपको एक शीर्षासन का दूसरा वेरिएशन सिखाने जा रहे हैं जिसे हम पार्श्व शीर्षासन कहते हैं। संदीप शीर्षासन में पुनः जाइए। जैसा हम आपसे कहते आ रहे हैं कि शीर्षासन एक बहुत ही उच्च कोटि का आसन है। इसकी स्थिति, इसकी पोजीशन आसनों की श्रृंखलाओं में सर्वोपरि है और इसमें तमाम वेरिएशंस हैं। हमने समय के अभाव के कारण केवल 2 वेरिएशन चुने हैं। जब आप एक बार शीर्षासन में अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं, तो आप गहरी सांस लेते हैं, अपने शरीर के वजन को ऊपर उठाते हैं, कोहनी को ज़मीन पे दबाते हुए कंधों को उठाते हैं। कंधे आपके ड्रॉप नहीं करने चाहिए क्योंकि बॉडी वेट नीचे जाएगा। ध्यान रखिए कि आपके जो साइड ट्रंक्स हैं उसको आप अपनी टांगों को खींचते हुए ऊपर उठाएंगे। किसी भी वेरिएशन में शरीर का भार गर्दन पर गिरना बहुत आसान है और फिर आपकी गर्दन जैम होती है और अमूमन लोग डरने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाकर और आपके उत्साह को बढ़ाए रखते हुए हमारी आपको राय है कि आप अपनी साइड ट्रंक, अपनी लेग, इन सब को खूब तानिए और शरीर का भार अपने पैरों की ओर ले जाइए। ऐसी स्टेबिलिटी के बाद आप सांस छोड़ते हुए अपनी पेल्विक गर्डल को घुमाना शुरू करते हैं। अगर हम राइट साइड टर्न कर रहे हैं तो आप लेफ्ट से राइट पेल्विक गर्डल घुमाएंगे। आप इसमें ध्यान से देखिए कि अगर कोई राइट साइड टर्न कर रहा है तो लेफ्ट फ्रंटल थाई राइट थाई के ऊपर रोटेट करेगी और लेफ्ट थाई एब्सोल्युटली स्ट्रेट रहेगी, स्टेबल रहेगी, स्टिफ रहेगी। तो राइट साइड रोटेट करने के लिए लेफ्ट फ्रंटल थाई रोटेट कर रही है और लेफ्ट लेग और लेफ्ट थाई उसको सपोर्ट कर रही हैं। इसमें इनर हील्स एक्सटेंडेड रहनी चाहिए, मेटाटार्सल्स और टोज खींचे होने चाहिए छत की ओर, और आप इसको हर बार सांस छोड़ते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा टर्न कर सकें उतना बेहतर होगा। हालांकि इसका एक अलाइनमेंट है कि आउटर हील आउटर आर्मपिट के लाइन पे आ जाए, यहाँ तक आपको अपने अभ्यास के ज़रिए पहुँचना है।
इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह कि जब आप राइट साइड टर्न करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि राइट साइड आपका वेट गिरे, तो अपने बॉडी वेट को आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड की ओर, ताकि इक्वल बॉडी वेट आपके दोनों कंधों पर रहे। दोनों गर्दन के कोर, दोनों साइड नेक्स जो हैं वो एकदम खींची रहनी चाहिए और एक लंबाई पे होनी चाहिए। फिर सांस लेते हुए आप धीरे से पुनः शीर्षासन पर वापस आते हैं। बहुत धीरे धीरे ये काम कीजिएगा, झटके से नहीं कीजिएगा, और कोहनी और हाथ के बीच का जो ट्रायंगल है उसको स्टेबल रखिएगा। फिर एक बार अपने को स्टेबलाइज कीजिए, कॉन्फिडेंस में आइए कि हाँ अब हम स्टेबल हैं, और पुनः इसी क्रिया को आप अपने लेफ्ट साइड में करेंगे, यानी कि आपकी राइट पेल्विक गर्डल लेफ्ट की ओर रोटेट होगी। और क्योंकि आप लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ आपका लेफ्ट लेग बहुत स्टेबल होगा और राइट फ्रंटल थाई लेफ्ट इनर थाई पर रोटेट करेगी। ये करते समय ध्यान रखिए कि हमारी ये टेंडेंसी है कि हम अपने पैरों को पीछे ले जाते हैं, तो आप पीछे लीन मत कीजिए क्योंकि उसमें आपको गिरने की फीलिंग होती है। और पुनः आप अपने को सीधा कीजिए। तो पार्श्व शीर्षासन से आप पुनः शीर्षासन में आते हैं। काफ़ी संभव है कि आपके एंगल्स बिगड़ गए हों, थोड़ा टाइम लगाइए, एब्डोमेन अंदर लीजिए और अपनी थाइस को टाइट कीजिए, हील एक्सटेंड कीजिए, बॉडी वेट को फिर शिफ्ट कीजिए अपने इस ट्राइपॉड से पंजों की ओर, जो आपको बहुत न केवल स्टेबिलिटी देगा बल्कि नेक में रिलीफ देगा। नहीं तो नेक पे वेट आता है। और ऐसा 2-3 दफ़ा अभ्यास करने के बाद आप सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों के साथ ज़मीन पे आ जाएंगे और एक बार आप पुनः अधोमुख वीरासन पर लेटेंगे, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन, जो गशिंग आपके मस्तिष्क पे जा रहा है, वो आपको किसी भी प्रकार का वर्टिगो या चक्कर या ब्लैकआउट ना दे। तो आपका ये धर्म है कि आप अपने फोरहेड को ज़मीन पे स्टेबल कीजिए और ब्लड सर्कुलेशन को वापस नॉर्मल आने दीजिए। इस अवस्था में आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक रह सकते हैं। और जब आपको लगने लगे कि आपकी सांस की रफ्तार, क्योंकि ट्विस्ट करते समय कभी कभी अगर अभ्यास बहुत अच्छा ना रहे, पुख्ता ना रहे, तो सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, तो उसको भी स्टेबल करता है अधोमुख वीरासन और आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्टेबल करता है। जब आपको लगे कि आपको अब नॉर्मल फीलिंग है तो आप पुनः खड़े हो जाएंगे और आप ताड़ासन में अपने को स्थापित करेंगे। इस तरह से आप पार्श्व शीर्षासन को भली प्रकार से बिना अपने कंधों का वजन गर्दन पर डाले हुए आसानी से कर सकते हैं। अब हमने आपको ये दोनों ही वेरिएशंस दिखा दिए और सिखा भी दिए, लेकिन ये इतने आसान नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनकी इम्प्रोवाइजेशन कैसे किए जा सकते हैं और एक बहुत ही लाचार या लिमिटेशन वाली बॉडी जो है वो भी उनको करके कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम शीर्षासन के 2 वेरिएशंस के 2 इम्प्रोवाइजेशंस। अब हम आपको एक पाद शीर्षासन के वेरिएशन का इम्प्रोवाइजेशन दिखाने जा रहे हैं। तो अब मैं इन दोनों विद्यार्थियों से कहूँगी कि ये शीर्षासन में जाएं। आप जैसे देख सकते हैं कि हमने 2 चेयर्स का इस्तेमाल किया है जो बहुत करीब रखी हैं, जिसमें सिर्फ संदीप की नेक फिट हो जाएगी और कंधे सपोर्टेड रहेंगे। और रुबीना क्राउन ऑफ द हेड रखते हुए दीवार के बहुत करीब जाते हुए दोनों अब छलांग लगाते हुए दीवार पे जाएंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि चेयर जो है ये उन तमाम लोगों के लिए है जो या तो बहुत डरते हैं या जिनके कंधे या गर्दन में बहुत तकलीफ़ है। तो आप देखिए कि इनका पूरा शरीर जो है वो दीवार से चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है और गर्दन पर कोई स्ट्रेन नहीं है, तो इसलिए गर्दन और शोल्डर स्ट्रेन से मुक्त हैं। और उधर जब आप इस पोजीशन पे थोड़े दिन अभ्यास करके कॉन्फिडेंस ले लें तो आप फिर दीवार के पास ज़मीन पे उतर सकते हैं। उधर आप देखिए हमने रुबीना को एक 2 इंच मोटी ब्लैंकेट लगा रखी है, सिर्फ इसलिए कि उनकी गर्दन पे कोई स्ट्रेन आए, उससे गर्दन को लेंथ मिलती है। एक बार आप इस दीवार पर स्टेबल हो गए तो आपसे ये कहा जाएगा कि आप अपने बैक ऑफ द हील्स को रब कीजिए दीवार पे और पैरों को जितना मैक्सिमम तान सकते हैं तानिए। और फिर राइट लेग फॉरवर्ड लाना है बिना दीवार को छोड़े हुए लेफ्ट लेग के और शरीर और लेफ्ट लेग दीवार पे टच करता रहेगा। जाइए संदीप, आगे बढ़िए और 90 डिग्री पे आकर आप अपने बैक ऑफ द हील राइट लेग के भी और लेफ्ट लेग के भी बहुत ही अच्छी तरह से खींचेंगे। लेफ्ट के साथ आसानी यह है कि वो दीवार के संपर्क में है, सो इट्स अ गाइडेड एक्सटेंशन। राइट हवा के संपर्क में है तो ये आपको मैकेनिकली करना पड़ता है। दोनों ही लेग्स की फ्रंटल थाई को आप टाइट रखेंगे ताकि वो आपको उठाने के लिए सामर्थ्य दे
और आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतने अच्छे से अपने रुबीना ने ट्राइपॉड को दबाया है कि गर्दन से भार उठ के ऊपर जा रहा है और यहाँ तो भार है ही नहीं गर्दन पे। और फिर सांस लेते हुए थाइस को सक करते हुए राइट थाई को आप पैर को ऊपर ले जाएंगे। संदीप पैर ऊपर ले जाइए और हम दोनों पैरों से दीवार को एक बार फिर स्पर्श करते हैं। यही क्रिया हम अपने बाएं पैर से भी करेंगे। दोनों पैर की एड़ियों को तानते हुए आप लेफ्ट लेग को सामने लाइए और लाते हुए आप ये देखिए कि 90 डिग्री पे जब आप आ जाएं, रुबीना आप थोड़ा और नीचे आ सकती हैं, तो फिर आप दोनों पैर की बैक ऑफ द हील्स को एक्सटेंड कीजिए, फ्रंटल थाइस टाइट रखिए, दोनों अपने कंधों को बिल्कुल संभाल के रखेंगे। रुबीना ट्राइपॉड को पुश करके बॉडी वेट ऊपर उठाएंगी। संदीप के ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। और फिर सांस लेते हुए थाइस को टाइट करते हुए आप पैर के पंजों को ऊपर उठाएंगे और पैर पीछे ले जाएंगे। इस तरीके से आप एक बार दोबारा दीवार के संपर्क में पूरी तरह से आ जाएंगे और यहाँ थोड़ी देर स्थापित रखेंगे अपने को। इस दीवार के सहारे हम बहुत तरीके के इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। अब इसके आगे हम आपको इसी अवस्था से कैसे पार्श्व शीर्षासन में जाया जा सकता है ये सिखाएंगे। इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को जैसे हमने कहा तानते रखिए, खींच के रखिए और फिर सांस छोड़ते हुए अपनी पेल्विक गर्डल को रोटेट कीजिए लेफ्ट टू द राइट। जब आप लेफ्ट टू द राइट रोटेट करेंगे तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो साइड रोटेट कर रहा है, जैसे यहाँ लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है तो लेफ्ट फ्रंटल थाई को रोटेट कीजिए, मगर राइट थाई स्टेबल रहेगी। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोटेशन, जहाँ एक तो थाई पूरी रोटेट करती है और दूसरी थाई उसको स्टेबिलिटी देते हुए पूरी पेल्विक गर्डल को घुमाती है। दोनों पैर के अंदर की कोर को यानी इनर ग्रोइन टू इनर हील पैर एक्सटेंड रखिए और दीवार का संपर्क बहुत ही कारगर है, क्योंकि आउटर एज ऑफ द फुट आपकी दीवार को जैसे ही छूता है तो आउटर हील और आउटर हिप जॉइंट एक लाइन में आ जाते हैं। जनरली पार्श्व शीर्षासन में अलाइनमेंट एक बहुत कठिन समस्या है, क्योंकि आप हवा में रोटेट कर रहे हैं तो कभी पैर पीछे जा सकते हैं, कभी आगे आ जा सकते हैं और वो गर्दन में तकलीफ देता है। यहाँ ये अलाइनमेंट इतना परफेक्ट आता है क्योंकि आपने तो अपने आउटर एजेस ऑफ द फुट को फिक्स कर लिया है और इस तरह से आप इसमें 30 सेकंड तक आराम से भली भांति रह सकते हैं। गर्दन बिल्कुल सीधी है, देखिए रुबीना के केस में भी और संदीप के केस में भी। और फिर सांस लेते हुए आप पुनः शीर्षासन में वापस आते हैं। जब आप शीर्षासन में आते हैं वापस तो आप उसमें जल्दी मत कीजिए, एक बार अपने को फिर से स्टेबलाइज कीजिए, अपने सारे पैरामीटर्स देखिए कि आपने पैर खींचा है कि नहीं, आपकी गर्दन सीधी है कि नहीं, आप शरीर का भार उठा सकते हैं कि नहीं। ये सब देखने के बाद एक बार सांस छोड़ते हुए आप पुनः अब की राइट से लेफ्ट टर्न करेंगे, अपनी पेल्विक गर्डल को राइट से लेफ्ट टर्न करेंगे। और जैसे मैंने कहा क्योंकि आप राइट साइड से लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा और राइट फ्रंटल थाई रोटेट करेगी आउटसाइड इन। जैसे ही आपकी लेफ्ट आउटर एज ऑफ द फुट दीवार के संपर्क में आता है आपका रोटेशन वहाँ रुक जाएगा और ये आपके अलाइनमेंट के लिए बहुत ही कारगर है। 30 सेकेंड रुकने के बाद आप धीमे से पुनः शीर्षासन में आ सकते हैं। कीप एक्सटेंडिंग योर बैक ऑफ द हील्स एंड कीप एक्सटेंडिंग योर इनर ग्रोइंस टिल इनर हील्स। तो आप देख सकते हैं कि ये शीर्षासन के इम्प्रोवाइजेशन की कैसी अद्भुत महत्ता है कि आप कठिन से कठिन वेरिएशन को भी बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से और बहुत समय तक रख सकते हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है और आसन का बहुत अच्छा असर आप पे होता है। एक बार आप स्टेबल हो गए तो फिर आप पैर मोड़ते हुए धीमे से आप फर्श को छुएंगे और ज़मीन पे उतर आएंगे। पैर मोड़ के आना बेहतर है ताकि आपको डर ना लगे। वापस उतर के जैसे हमने कहा हमेशा शीर्षासन को समाप्त करने से पहले आप ज़रूर अधोमुख वीरासन पर रहेंगे ताकि आपके रुधिर का संचार पुनः नॉर्मल हो जाए। फोरहेड जैसे ही ज़मीन को छूता है और पैरेलल छूता है तो वो ब्लड सर्कुलेशन को सम पे ले आता है। दूसरा ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सांस आपकी तेज़ चल रही है क्योंकि आपको डर लगा या लंबे अवतराल तक रह सके तो आप उसे भी नॉर्मल होने दीजिए। ऐसा करने से आपको कभी भी शीर्षासन से निकलने के बाद चक्कर आना या थोड़ी कपकपी होना ऐसा नहीं होगा। और फिर सांस लेते हुए आप उठ जाएंगे और वापस ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे। इस तरह से इस शीर्षासन के 2 वेरिएशंस के इम्प्रोवाइजेशन को हमने आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। हमें यकीन है आप इसका इस्तेमाल अपने अभ्यास में ज़रूर करेंगे।
आशा करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे और अभ्यास कर रहे होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।